बहुत बहुत स्वागत है आज की इस सत्र में आप सभी का। और जैसा कि आप जानते हैं कि आप पिछले लंबे समय से मेरे साथ बने हुए हैं और आजकल हम लोग पढ़ रहे हैं कैपेसिटर। तो आज के इस वीडियो में हम कैपेसिटर यानी संधारित्र से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट फिजिक्स का टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं और हमारा वो टॉपिक है एनर्जी ऑफ चार्ज्ड कैपेसिटर, एक आवेशित संधारित्र की ऊर्जा। इसको हम डिराइव करेंगे और समझेंगे उसके फॉर्मूले को, जिससे हम न्यूमेरिकल में उसको यूज कर सकें अच्छे से। तो बिना डिले किए हुए आइए आज का ये डिस्कशन हम स्टार्ट करते हैं। लेकिन फिर कहना चाहूंगी कि अगर ये वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल होते हैं तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का ये डिस्कशन। तो फ्रेंड्स, आप पहले से जानते हैं कैपेसिटर के बारे में। आज हम देखेंगे कि जब चार्ज्ड कैपेसिटर हमें मिलता है, ठीक है, तो हम उस चार्ज्ड कैपेसिटर में कितनी एनर्जी स्टोर होती है। तो फ्रेंड्स बहुत ही आसान है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो कि सिंपलेस्ट कैपेसिटर है, अगर हम उसे ही ड्रॉ करें तो पिछले वीडियो से आपने देखा कि दो पैरेलल कंडक्टिंग प्लेट्स आप लेते हैं और एक दूसरे के समांतर रख देते हैं, पैरेलल रख देते हैं। इनमें से एक को इंसुलेटेड स्टैंड पे हम रख देते हैं, जिससे इसको हमने जो भी चार्ज दिया ये इसी प्लेट पर बना रहता है। लेकिन दूसरी पास वाली प्लेट को हम अर्थ से कनेक्टेड कर देते हैं, पृथ्वी से उसका हम कनेक्शन कर देते हैं। उसका इफेक्ट क्या होता है, जितना यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हमने दिया, ठीक है, मतलब पहली प्लेट पे हमने जैसा चार्ज दिया है दूसरी प्लेट पर बिल्कुल उतना ही लेकिन अपोजिट नेचर का चार्ज डेवलप हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है। अब मान लीजिए इसको हमने इस पे चार्ज आया प्लस क्यू, तो ऑफकोर्स यहाँ पे माइनस क्यू हो जाएगा। और जब तक चार्ज हमने नहीं दिया था, कोई चार्ज नहीं था, तो ये भी जीरो था और ये भी जीरो था, ठीक है। तो इससे हम इनडायरेक्टली ऐसे समझ सकते हैं कि दो प्लेट्स हैं, यहां से पॉजिटिव चार्ज उठाया और यहां भेज दिया, ठीक है। तो जितना इस प्लेट से हमने उठा करके यहां भेजा, मान लीजिए अगर वो क्यू आया, पॉजिटिव चार्ज इधर लेकर आए ना, तो ये प्लस क्यू हो गया, और जहां से पॉजिटिव गया वहां क्या आ गया, उतना माइनस क्यू, है ना। तो एक प्लेट पर प्लस क्यू और दूसरे पे माइनस क्यू की मतलब होने का मतलब आप समझ गए होंगे कि अगर एक पे प्लस क्यू आया और दूसरे पर माइनस क्यू आया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो दूसरी प्लेट है उससे पॉजिटिव चार्ज पहली प्लेट की तरफ फ्लो कर गया। या हम इसे ऐसे कह सकते हैं कि जो पॉजिटिव प्लेट है इससे इलेक्ट्रॉन दूसरी प्लेट की तरफ फ्लो कर गए, है ना। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है, तो इलेक्ट्रॉन अगर दूसरी प्लेट पे चला गया तो जितना दूसरी प्लेट पर नेगेटिव चार्ज है उतना ही पहली प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज होगा, है ना। तो यहाँ कैपेसिटर को चार्ज करने का मतलब है एक प्लेट पर जितना पॉजिटिव चार्ज, दूसरी प्लेट पर उतना ही नेगेटिव चार्ज। ओके, तो इसी मतलब हम इनडायरेक्टली क्या कह सकते हैं कि कैपेसिटर के चार्ज होने का मतलब क्या हुआ कि एक प्लेट से दूसरी प्लेट की तरफ चार्ज को फ्लो कराना है, यानी नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट की तरफ पॉजिटिव चार्ज फ्लो कराया गया है। ओके, अब हम ये भी जानते हैं कि जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ठीक, अगर एक पे प्लस क्यू चार्ज दूसरे पे माइनस क्यू है, दोनों प्लेट्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस V है, ठीक है। जो प्लेट्स हैं, तो सिंगल एक प्लेट का अगर एरिया कहें तो ये है A, इतना ही एरिया दूसरी प्लेट का भी होगा। और दोनों प्लेट्स की डिस्टेंस हम लेते हैं स्मॉल d। ये हम लोग पिछले वीडियो से लेते चले आ रहे हैं, जिसे हमने आपको शॉर्ट में यहाँ बता दिया। वही एग्जैक्ट सिंबल हम यहाँ पर भी लेकर के चलने वाले हैं, ठीक है। एरिया ऑफ द प्लेट आप जानते हैं A, ठीक है। स्मॉल d क्या है, डिस्टेंस है दोनों प्लेट्स के बीच में। V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है दोनों प्लेट्स के बीच में, ठीक। अब सोचिए जब प्लेट्स पर कोई चार्ज नहीं था, है ना, तो उस समय ये पोटेंशियल डिफरेंस भी नहीं था, क्योंकि स्टार्टिंग से ही जब हम कैपेसिटेंस पढ़ते हैं, धारिता पढ़ते हैं, तो सिंपल एक सिंगल कंडक्टर की भी जब हम बात करते हैं तो उस कंडक्टर को जब हम चार्ज देते हैं तो उसका पोटेंशियल बढ़ता है, जितना चार्ज देंगे उतना पोटेंशियल बढ़ेगा। जब हम कैपेसिटर की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि एक प्लेट से दूसरी प्लेट की तरफ चार्ज का फ्लो कराते हैं, जितना चार्ज फ्लो करता है उतना पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होता चला जाता है। इसका मतलब क्या है, इस
ये Q और V यानी प्लेट पर जो चार्ज आया वो और पोटेंशियल डिफरेंस जो दोनों प्लेट के बीच डेवलप हुआ वो प्रोपोर्शनल है। ये भी हम लोग पिछले वीडियो में इसी चैनल पर पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो इतनी चीजें तो आपको क्लियर हो गई हैं। अब जब तक कोई चार्ज नहीं था, जीरो था, तो पोटेंशियल डिफरेंस भी जीरो था। ठीक है, अब ये यहाँ पे प्लस क्यू और ये माइनस क्यू, इसका मतलब क्या हुआ कि यहां से क्यू पॉजिटिव चार्ज शिफ्ट हो चुका है इस प्लेट नंबर 2 से प्लेट नंबर 1 में क्यू पॉजिटिव चार्ज शिफ्ट हो चुका है। आप सोचिए कि क्यू चार्ज एकदम से तो शिफ्ट नहीं हो जाता, ये पार्ट्स में ही तो जाएगा, रेगुलर फ्लो से जा रहा है, तो हम इसे कह सकते हैं धीरे धीरे ग्रेजुअली ये गया है। यानी पहले कुछ वैल्यू गई होगी, फिर उसके बाद कुछ और गई होगी, इस तरीके से धीरे धीरे करके जाएगा। तो ये V पोटेंशियल जीरो से करके Q तक चार्ज गया, तो जीरो से करके V तक पोटेंशियल डिफरेंस भी डेवलप हुआ होगा। ठीक है, अब इस प्रेजेंट टाइम पर जब एक प्लेट पर प्लस क्यू चार्ज है और दूसरी प्लेट पर माइनस क्यू चार्ज है, तो हम ये कह सकते हैं कि प्लेट नंबर 2 से प्लेट नंबर 1 में जो पॉजिटिव चार्ज गया वो कितना गया, क्यू चार्ज गया, और इस प्रेजेंट टाइम पे पोटेंशियल डिफरेंस दोनों प्लेट्स के बीच हो गया V। ठीक है, अब हम निकालना चाहते हैं कि इतना चार्ज को शिफ्ट कराने में, यानी इस प्रेजेंट टाइम तक कैपेसिटर को चार्ज करने में टोटल हमें कितना वर्क करना पड़ा, और वही जो वर्क डन हम निकालेंगे उसी को हम कहते हैं एनर्जी ऑफ द चार्ज्ड कैपेसिटर। ठीक है, जीरो से स्टार्ट करके ये क्यू तक चार्ज फ्लो कराने में टोटल जितना हमें वर्क करना पड़ा वही वर्क कहा जाएगा एनर्जी ऑफ द चार्ज्ड कैपेसिटर। ठीक है, आवेशित संधारित्र की ऊर्जा वही होगी। तो हमें ये वर्क डन एक्चुअली निकालना है। ठीक है, अब वर्क तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि पोटेंशियल जब आपने पढ़ा होगा, फिर से कहती हूँ अगर पोटेंशियल में भी प्रॉब्लम है तो कमेंट में डालिए, जो आपको प्रॉब्लम होगी उसका अलग से मैं अच्छे से वीडियो बनाकर आपको जरूर शेयर करूंगी। पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस जब आप पढ़ते हैं तो आप जानते हैं कि पोटेंशियल वर्क डन से ही रिलेटेड होता है, यानी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच, है ना, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक यूनिट चार्ज को, एकांक आवेश को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ले जाने में जो वर्क हम करते हैं उसी को इन दोनों पॉइंट्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, है ना। यानी जितना वर्क हमें यहां से यहां तक यूनिट चार्ज को ले जाने में करना पड़ा होगा किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, वही है पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर है इतना? तो पोटेंशियल डिफरेंस किससे रिलेटेड है? पोटेंशियल डिफरेंस वर्क डन से ही रिलेटेड है। यानी अगर सिंपल हम पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन कहें तो ये कुछ वर्क डन पर यूनिट चार्ज होता है, यानी इस पोटेंशियल डिफरेंस को जो चार्ज फ्लो कराया गया उससे मल्टीप्लाई करें तो वर्क डन आ जाना चाहिए। तो वो डेफिनेशन यहां पर भी तो होल्ड करेगी, है ना। यहां भी क्या है, दो प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है V और Q, कैपिटल Q चार्ज को फ्लो करा रहे हैं, तो इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस को हम चार्ज Q से मल्टीप्लाई करें तो हमें वो वर्क डन मिल जाना चाहिए जो कि इस Q चार्ज को यहां से यहां लाने में हमने किया, और वही वर्क डन होना चाहिए एनर्जी ऑफ दिस चार्ज्ड कैपेसिटर। लेकिन फ्रेंड्स अगर हम सिंपल यहां पे ये लिखें V इज इक्वल टू जो वर्क डन यानी W अपॉन Q, और हम लिख दें W इज इक्वल टू VQ, तो हमारा रिजल्ट गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा फ्रेंड्स? क्योंकि यहाँ पर जो चार्ज Q है वो एकदम से तो ट्रांसफर नहीं हुआ, वो धीरे धीरे ग्रेजुअली गया है। और जैसे जीरो था तो जब जीरो था ये चार्ज हमारा, तो जीरो चार्ज जब था तो पोटेंशियल डिफरेंस भी हमारा जीरो ही था। यानी फर्स्ट जब स्टार्टिंग में पोटेंशियल डिफरेंस कुछ और है, फिर धीरे धीरे पोटेंशियल डिफरेंस बदल गया। तो हमें नहीं पता कि चार्ज की कौन सी वाली इंस्टॉलमेंट जब हमने प्लेट 2 से प्लेट 1 में शिफ्ट कराई उस समय कितना पोटेंशियल डिफरेंस था। यानी पोटेंशियल डिफरेंस V वेरी कर रहा है टाइम के साथ, इसलिए हम सीधे मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। तो जब हमें इस तरीके के केस को सॉल्व करना होता है जहां पे वेरिएबल होती हैं चीजें,
तो सबसे आसान तरीका होता है कैलकुलस मेथड यूज करना। जी हाँ, इंटीग्रेशन हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं, जिससे हम बड़े आसानी से यहाँ पे सीख सकें कि कैसे हम ये वर्क डन W इस केस में निकालने वाले हैं। और वैसे भी यहाँ पर तो हम सबसे आसान तरीके को ही तो डिस्कस करते हैं। तो जैसे हम प्रेजेंट टाइम पे हम देखें तो दोनों प्लेट्स के बीच है पोटेंशियल डिफरेंस V, दोनों प्लेट्स के बीच है पोटेंशियल डिफरेंस V, और कितना चार्ज शिफ्ट हो चुका है, Q शिफ्ट हो चुका है। अब हम ये कंसीडर करें कि हम नेक्स्ट जो इंस्टॉलमेंट चार्ज का है, जिसे हम कहें DQ, यानी Q के बाद हम DQ और यहां से अगर शिफ्टिंग कराएं चार्ज की, और हम पूछें इस DQ को प्लेट 2 से प्लेट 1 तक लाने में कितना वर्क आपको करना पड़ेगा, तो आप सीधे से बता देंगे dW इज इक्वल टू VDQ, है ना। क्यों? क्योंकि चार्ज शिफ्टिंग के साथ पोटेंशियल डिफरेंस V बदल जाता है, बढ़ जा रहा है। ओके, लेकिन DQ जो है, हमने इतना छोटा अमाउंट ऑफ चार्ज लिया, इतनी छोटी क्वांटिटी चार्ज की ली कि इतने छोटे चार्ज को शिफ्ट करने में हम ये मान लेते हैं कि जब तक इतना चार्ज शिफ्ट होता है DQ क्वांटिटी, तब तक दोनों प्लेट्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस V ही बना रहता है। V में इतना छोटा सा चेंज आता है कि उस चेंज को हम इग्नोर कर सकते हैं, है ना। यानी DQ क्वांटिटी शिफ्ट होने के टाइम पर दोनों प्लेट्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस V को हम फिक्स मान लें, तो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन DQ चार्ज को प्लेट 2 से प्लेट 1 तक लाने में dW हम इस तरह से लिख सकते हैं। ओके, अब हमें क्या करना है, हमें सिंपल इस पे इंटीग्रेशन लगाना है, ठीक है। और चार्ज एक्चुअली कहां से शुरू हुआ था, 0 से लेकर Q तक शिफ्ट हुआ, तो हमें यहां लिमिट लगा देनी होगी, 0 से Q तक की हम लिमिट लगा देंगे, तो लेफ्ट साइड 0 से W तक की लिमिट लगेगी, ठीक है। और ये इंटीग्रेशन का मतलब आप समझ ही जाते हैं, इंटीग्रेशन, है ना, जो हम लोग हमेशा बात करते हैं, यानी वो हमें कंपाइल करके देता है। तो ये एक्चुअली ये क्या बात बोल रहा है, ये जो इंटीग्रेशन है वो हमें सीधे से यहाँ पे ये बता रहा है कि जब हमने प्लेट्स पे पहले 0 चार्ज की शिफ्टिंग थी, फिर उसका नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट, फिर उससे अगला इंस्टॉलमेंट, ऐसे थोड़ा थोड़ा करके जो हमने चार्ज दिया, तो ये पहला इंस्टॉलमेंट जब गया होगा तब पोटेंशियल कुछ और रहा होगा, अगले इंस्टॉलमेंट में पोटेंशियल कुछ और रहा होगा, और हर बार के ये VDQ ये सारी वैल्यूज निकालते हुए, यानी हर इंस्टॉलमेंट में हमने यहाँ पे क्या किया, हर इंस्टॉलमेंट में हमने स्मॉल वर्क डन निकाला, यानी इसका DW, फिर अगले इंस्टॉलमेंट का DW एंड सो ऑन, ठीक है। और इन सबको जोड़ दीजिए, तो जो उतना प्रोसेस करने पे हमें रिजल्ट मिलना था वो सीधे इसी इंटीग्रेशन से आ जाता है। ये तो इंटीग्रेशन की डेफिनेशन से आपने मैथमेटिक्स में पढ़ी होगी। और अगर कोई डाउट है तो फिर से आप यहाँ पे कमेंट करिए, हम इंटीग्रेशन का भी वो पार्ट आपसे डिस्कस कर लेंगे। तो अभी हम यहाँ इंटीग्रेशन को शॉर्ट में बताने के बाद सीधे यहाँ पे आ जाते हैं कि इस कैलकुलस मेथड से जब आप सॉल्व करते हैं तो रिजल्ट कैसे आता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें dW इज इक्वल टू क्या मिल गया, dW इज इक्वल टू आपको मिला, जो वैल्यू आई वो था VDQ, ठीक है। और लिमिट लगा रखा था 0 से Q, इधर 0 से W। अब इंटीग्रेशन को सॉल्व करना तो आप जानते हैं, मान लीजिए dx है ना, यहाँ पे कोई फंक्शन नहीं, 1 है, तो आप सिंपल फॉर्मूला x टू द पावर n dx इज इक्वल टू x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 ये यूज करें। तो यहाँ पे देखिए 1 का मतलब x टू द पावर 0, ठीक है, यानी n का मतलब 0। तो अगर इस फॉर्मूले में हम n को 0 रखें तो हमें मिलेगा dx इज इक्वल टू x। ओके, तो यहाँ पे dW इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, W। ओके, फिर नेक्स्ट साइड हम चलते हैं और लिमिट लगा दीजिए 0 से W की। दूसरी साइड देखिए, अब VDQ है और V जो है Q पर डिपेंड करता है, इसलिए V कांस्टेंट नहीं है, इसलिए हम वो वाला रूल नहीं लगाएंगे जहां हम कहते थे कांस्टेंट को बाहर निकाल देते हैं। इंटीग्रेशन में जो कांस्टेंट टर्म होता था बाहर आ जाता है, लेकिन V तो Q पर डिपेंड करता है। आप शुरू से कैपेसिटर के केस में पढ़ रहे हैं कि C इज इक्वल टू Q अपॉन V, यानी V इज इक्वल टू Q अपॉन C, और C गिवन कैपेसिटर के लिए फिक्स वैल्यू होती है ना। तो हम V की जगह लिखेंगे Q अपॉन C, तो ये 0 से Q बन जाएगा
और v की जगह आएगा q अपॉन सी डी क्यू। अब ये c तो कांस्टेंट है तो 1 अपॉन सी को बाहर निकालेंगे, q डी क्यू को सॉल्व करना है। तो x यहां देखिए, अगर हम n को 1 करें इस केस में तो ये n को 1 रखने से x dx है ना, बिल्कुल वही फॉर्मूला q डी क्यू वाला है ना। q की जगह x देखें तो n को 1 रखने से x dx सॉल्व हो जाएगा। यहां n को 1 रखें तो ये क्या बन जाएगा, हमारा दूसरा साइड वाला क्या बन जाएगा, यहां पे लिख लेते हैं हम। तो अगर n को हम 1 रखते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, x dx है ना इज इक्वल टू दूसरी साइड x टू द पावर 1 प्लस 1 यानी स्क्वायर अपॉन n का मतलब 1 तो 1 प्लस 1 यानी 2 x स्क्वायर बाई 2। तो यहाँ पे इस जगह क्या आ जाएगा, q स्क्वायर बाई 2। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या मिला, q स्क्वायर बाई 2 और लिमिट है 0 से q। तो लिमिट लगाना तो आप जानते ही हैं, जब लेफ्ट साइड में लिमिट लगाएंगे तो ब्रैकेट के अंदर जहां जहां w है उसकी जगह पहले w, फिर माइनस लगाएंगे और जहां जहां w है उसकी जगह 0 है ना। तो ये क्या बन जाएगा, w माइनस 0 यानी कि w है ना इज इक्वल टू w। और दूसरे साइड क्या आ जाएगा, दूसरे साइड हमें मिलेगा, अगर हम यहां देखें तो ब्रैकेट के अंदर q की जगह जहां जहां q है वहां पे पहले q, फिर माइनस साइन और जहां जहां q है उसकी जगह 0। तो 1 अपॉन सी, ठीक है, q स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 0 स्क्वायर अपॉन 2। तो 0 का स्क्वायर मतलब फिर से 0 हो जाएगा। तो राइट साइड क्या बचा, 1 अपॉन सी q स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, तो इसको सीधे से हम क्या लिख सकते हैं, w इज इक्वल टू, ठीक, w इज इक्वल टू क्या जा रहा है, यहाँ पे देखिए जो रिजल्ट हमारा लास्ट आया है, w इज इक्वल टू इसको 1 अपॉन 2 q स्क्वायर अपॉन सी हम कर सकते हैं, यानी w इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 q स्क्वायर अपॉन सी। एक तो ये w की वैल्यू आ गई और यही हो जाएगी एनर्जी। तो w को हम एनर्जी के टर्म्स में लिखे तो इसी को हम u रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक फॉर्मूला तो ये आ जाएगा। फिर आप जानते हैं कि कैपेसिटर के लिए c इज इक्वल टू q अपॉन v होता है। अगर ये एनर्जी का फॉर्मूला आप q और c के टर्म्स में ना लिख के c और v के टर्म्स में, क्योंकि किसी भी टर्म्स में आपको न्यूमेरिकल में जरूरत पड़ सकती है या एग्जाम में उसी फॉर्म में आपसे पूछा जा सकता है। तो अगर इसे c और v के टर्म्स में निकालना है तो इसका मतलब q यहां से हटाना पड़ेगा। q हटाना है तो q की जगह हम क्या लिख दें, q इज इक्वल टू c इंटू v, यहां से हमने यूज किया। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, w इज इक्वल टू u इज इक्वल टू 1 अपॉन 2, q की जगह सी वी और q स्क्वायर है तो c स्क्वायर v स्क्वायर अपॉन c, तो ये क्या आ जाएगा 1 अपॉन 2 सी वी स्क्वायर। ठीक है, और अगर इसी फॉर्मूले को आपको q और v के टर्म्स में लिखना है यानी c नहीं लिखना है ना, तो हम यहीं से देख लेते, c की जगह हम क्या लिख सकते हैं, q अपॉन v, और अगर c की जगह q अपॉन v लिखेंगे तो u इज इक्वल टू w इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 q स्क्वायर पहले से ही है अपॉन c की जगह क्या, q अपॉन v, तो q अपॉन v, तो ये v पलट के ऊपर चला जाता है ना, सिंपल सोल्यूशन 1 अपॉन 2 q स्क्वायर इंटू v अपॉन q, नीचे में था इसलिए ये पलट जाएगा। तो ये एक q से एक q कैंसिल हो जाएगा, रिजल्ट क्या आ जाएगा 1 अपॉन 2 qv। ओके, तो ये तीन फॉर्मूले जो कि एनर्जी ऑफ चार्ज्ड कैपेसिटर के लिए निकल करके आते हैं। तो जो हम लोगों ने देखा बस उसी चीज को मैंने यहाँ रिटन फॉर्म में आपको दे दिया है कि क्या होती है एनर्जी ऑफ द चार्ज कैपेसिटर, द एनर्जी दैट इज गिवन टू एनी कैपेसिटर, ठीक है, एनर्जी दैट इज गिवन टू एनी कैपेसिटर और द वर्क दैट इज डन टू चार्ज इट, है ना, कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए जो हम वर्क करते हैं, that work gets accumulated in the form of electrical potential energy into that capacitor। ठीक है, जो भी वर्क करते हैं कैपेसिटर को चार्ज करने में वही उसकी एनर्जी के फॉर्म में कलेक्ट होके इकट्ठी हो जाती है, कलेक्शन में आ जाती है। अपॉन डिस्चार्जिंग द चार्ज कैपेसिटर, जब हम उसको डिस्चार्ज करेंगे चार्ज कैपेसिटर को, देन दिस एनर्जी अपीयर्स इन द फॉर्म ऑफ हीट और अदर। ठीक है,
ना ये रिलेशन तो हम लोग जानते ही हैं, जो हम पहले से डिस्कस कर चुके हैं कैपेसिटर के लिए, C इज इक्वल टू Q अपॉन V। ओके, अब उसी को यूज करके देखिए यहां से dW इज इक्वल टू VdQ, क्यों लिया है VdQ वो हमने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है, और फिर उसी का सिंपल सोल्यूशन यहाँ पे दे दिया गया है, जिसे हमने कंप्लीट सोल्यूशन हमने लेफ्ट साइड से भी आपको लिख करके बताया था कि यहाँ हम लिख सकते हैं dW इज 0 से W तक की लिमिट, जिसका कंप्लीट सोल्यूशन मैंने आपको बताया है, और लास्ट तक ये रिजल्ट आपका आया था, जिसके 3 फॉर्मूले, और ये फॉर्मूले हमने कैसे निकाले हैं ये भी हमने आपको बता दिया है। तो ये तो रिटन फॉर्म में आपको हमने दे दिया है, जिसका एक्सप्लेनेशन हमने स्टार्टिंग से ही आपको दे रखा था। तो फ्रेंड्स, एनर्जी ऑफ चार्ज्ड कैपेसिटर में आज हम इतना ही देखेंगे। आगे की जानकारी के लिए आगे की वीडियोस में हमारे साथ बने रहिए। आज के वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।